अगर कोई कहता है चोरी हुई, डकैती हुई, तो आरोप तो सिद्ध करके दिखाए। कोई 1 रुपए का आरोप सिद्ध करेगा, मैं कल इस्तीफा देने को तैयार हूँ। जेजेपी पार्टी के आपके अपने ही विधायक ये आरोप लगाते हैं कि दुष्यंत जी का शराब की तरफ ज्यादा ध्यान। लोग मेरे पे बड़े आरोप लगाते हैं, सिद्ध तो करके दिखाएं। के एक नेता का भी बयान आया था बिंदास हरियाणा के माध्यम से भी कि हम दुष्यंत जी की कार्रवाई से संतुष्ट कम है। कि अच्छा है, आप लोगों ने एक क्लिप चलाई 3-3.5 मिनट की, उसके अंदर एक समस्या टोहाना के हमारे विधायक की सामने आई जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड थी। कि दुष्यंत जी खुद सारे विभागों के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं लोगों को शायद इस कम उम्र में इस पद पे बैठने से मेरे विरुद्ध ज़्यादा समस्याएं आ रही। कहीं दुष्यंत में ही इस तरह की मैं आ गई है। 2 साल पहले जब जेजेपी बनाई थी तो हमें छोरा छोरा कहा जाता था जब तो 30 साल का था। अब 32 का हुआ हूँ, तब भी उस छोरे से बहुतों को परेशानी है। दुष्यंत चौटाला कहते थे कि कभी भी किसानों को कोई समस्या आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आज आप चंडीगढ़ बैठे हैं और पूरे प्रदेश के किसान सड़कों पे। कि लोगों की उम्मीद और आशा जो है वो कहीं ना कहीं मेरे से भी उतनी है जितनी सरकार के और किसी से। आपके होते हुए उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। कि बिना आदेश के लाठीचार्ज नहीं हो सकता, मगर पुलिस बल का तो उपयोग हुआ। अगर जेजेपी किसान की राजनीति नहीं कर रही तो किसकी राजनीति कर रही है? खरीफ और रबी की जो 2 हमारी बड़ी फसलें हैं, जिसके अंदर पैडी है और दूसरी गेहूं है, इसको एमएसपी के ऊपर जब तक मैं बैठा हूं मैं इंश्योर करता हूं कि हम प्रोक्योर करने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। जिस प्रकार से बिंदास हरियाणा ने साची कहना सुखी रहना का संदेश पूरे जन जन तक पहुंचाया है और जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है और विशेष तौर से किसानों के मुद्दे को। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं। दुष्यंत जी, बिंदास हरियाणा में आपका स्वागत। धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय के बाद बिंदास हरियाणा से आपकी चर्चा हो रही है। पहले हम जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात करते रहते थे, मुखातिब होते रहते थे। अब आप क्या देखते हैं जिस प्रकार से हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के मुद्दों को लेके? देखो, 2 विषय हैं। एक विषय इन 3 बिलों के ऊपर है और दूसरा फार्मर की एक मांग है कि एमएसपी पे उसकी प्रोड्यूस को प्रोक्योर किया जाए। जी। आपके माध्यम से भी मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि फार्मर का चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे सबसे बड़ी जो अब हमारी क्रॉप है जीरी की, तीनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर हम एमएसपी पे प्रोक्योर करेंगे और सरकार इंश्योर करती है कि उनके एमएसपी के दाम को हम सिक्योर करने का काम करेंगे। जहाँ 3 अध्यादेशों की बात है, केंद्र द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए हैं। एक मंडी सिस्टम को ओपन करने का, दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ को रेगुलेट करने का, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग का। आज के दिन आपको एक वाकया याद होगा कि ग्वार गम का एक एक्सपोर्ट शुरू हुआ था और उससे ग्वार का रेट 3,000 से 33,000 पार कर गया था। जी। और अगले साल बहुत से फार्मर ने कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग ग्वार की करी थी। बड़े बड़े राजस्थान के व्यापारियों ने आकर हरियाणा में भी खेती कराने का काम किया था, मगर उसके बाद उन फार्मर्स की ना तो फसल को खरीदा गया, ना कानूनी कार्रवाई करने का उनको कोई अधिकार मिला। एक तो उस विषय को रेगुलेट करता है कि एसडीएम के पास ये पावर है कि 1 महीने के अंदर अंदर उस पर निर्णय हो। दूसरा विषय जो है वो है मंडी खोलने का। मंडी के अंदर प्रोक्योरमेंट किसकी होगी ये मार्केटिंग बोर्ड तय करेगी। मंडी के बाहर अगर किसी वस्तु की प्रोक्योरमेंट होगी उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया है। उसके अंदर एक भ्रम बारी बारी ऐड कर दिया जाता है कि कल गेहूं की, जीरी की परचेज बंद हो जाएगी और फार्मर की प्रोड्यूस सड़कों पर घूमेगी। जब तक पीडीएस सिस्टम है, एक चीज़ तो मैं इंश्योर कर सकता हूं कि इसके अंदर गेहूं और जीरी प्रॉपरली ऐसे ही प्रोक्योर होती रहेगी, एमएसपी पे प्रोक्योर होगी और सरकार ही उसकी खरीद करेगी और मंडियों के माध्यम से ही
उसकी खरीद होगी। कई वाक़े जो मैंने भी देखे हैं, जैसे पिछले साल कॉटन का एक वाक़या मेरे सामने आया कि आदमपुर का किसान सिरसा में कॉटन बेचने गया, बीच में उसको रोक लिया गया और उसको फाइन किया गया क्योंकि वो मंडी के माध्यम से नहीं आया था। उसको ये स्वतंत्रता जरूर मिलेगी कि वो हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर कहीं अपनी कॉटन बेचना चाहे, कहीं अपनी दाल बेचना चाहे, वो जहाँ अधिक दाम मिलेगा वहाँ पर बेच सकता है। और ये पहले भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर परमिसिबल थी। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग का एडिशन है कि बड़ी कंपनीज कब्जा कर लेंगी, ये फार्मर की स्वतंत्रता है। फार्मर उसको कैसे टाइप करना चाहे। अगर फार्मर पैडी और वीट लगाएगा और उसको लगता है कि उसके अंदर उसको उचित दाम मिल रहा है, सरकार का एमएसपी से वो सेटिस्फाइड है, तो उसको क्यों किसी के साथ बंधने की ज़रूरत है। तो ये तीन विषय, और साथ में एक एमएसपी के ऊपर बारी बारी आवाज़ उठाई जा रही है कि इसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाएगी। मैं इंश्योर करता हूँ जब तक मैं इस पद पे हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर हम एमएसपी पे हमारी दोनों खरीफ की और रबी की भी जो मेजर क्रॉप्स है इसको प्रोक्योर भी करेंगे और पीडीएस सिस्टम में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। लेकिन दुष्यंत जी, अगर हम अभी फिलहाल वर्तमान की बात करें तो पूरा हरियाणा ये समझ सकता है कि दुष्यंत चौटाला इस 3 विधेयक के समर्थन में खड़ा है। प्रदेश का इसके अंदर कोई विषय नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इन 3 विधेयकों में बारी बारी एक ऐड किया जा रहा है कि एमएसपी है, और जहाँ एमएसपी की बात आती है, मैं भी बोल कर हटा हूँ कि मैं अगर इस पद पे बैठा हूँ तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं इस पद पे जब तक रहूँगा जब तक हम फार्मर को एमएसपी दे पाएंगे। जिस दिन फार्मर की एमएसपी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, सबसे पहले मैं त्यागने का काम करूँगा। जी बिल्कुल। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो सत्ता में आने से पहले ये भी कहते थे कि किसानों के हित के लिए मैं सबसे आगे रहूंगा, और निश्चित रूप से पूरे हरियाणा के किसान आपको मसीहा के रूप में देखते भी थे। लेकिन आपके होते हुए उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनको पिटा गया। मैंने स्वयं इसकी निंदा भी करी है और मुख्यमंत्री को भी मैंने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। वहाँ सिविल में पुलिस वाले कैसे थे जिनने लाठियाँ बरसाई? किसकी कमी रही कि डिप्टी कमिश्नर के आदेश बिना भी वहाँ पर पुलिस बल का उपयोग हुआ? इस पूरे मामले की कार्रवाई हो और एक्शन ले। लेकिन दुष्यंत जी, वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो गृह मंत्री कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, गलत प्रचार किया जा रहा है। वो आपकी तरफ से कहें या दिग्विजय चौटाला की तरफ से या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहें, वो कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करें। देखिए, उनने जिस वाक्य का जवाब दिया था, मैंने वो भी उनकी वीडियो भी देखी है कि बिना आदेश के लाठीचार्ज नहीं हो सकता, मगर पुलिस बल का तो उपयोग हुआ और उस पूरे मामले की मुख्यमंत्री कार्रवाई करवाएंगे। और उसके खिलाफ अगर कोई एररिंग ऑफिशियल है, चाहे वो सुप्रिटेंडेंट पुलिस हो या उनसे नीचे हो, जिनने उस समय ये आदेश दिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। दुष्यंत चौटाला कहते थे कि कभी भी किसानों को कोई समस्या आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आज आप चंडीगढ़ बैठे हैं और पूरे प्रदेश के किसान सड़कों पे। अजय बाबू, अप्रैल का महीना याद है आपको? गेहूं की प्रोक्योरमेंट होनी थी। जब भी एक इस तरह की बात मंडियों में फैलाई गई थी कि पता नहीं क्या अधिकार छीने जा रहे हैं, मुझे याद है तासड़े पीपे भी पीटे थे। और उसके बाद केवल मात्र नारनौंद बास को छोड़ के, जहां स्वयं मैंने जाकर कार्रवाई करी, हरियाणा प्रदेश के किसी फार्मर ने ये बात कही कि मेरा पैसा मेरे खाते में नहीं आया। कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक भी पैसे नहीं गए। सिर्फ नारनौंद मंडी की बात है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस हुआ था और वहाँ पर नॉन परमिटेड फार्मर्स की भी क्रॉप लाई गई थी। जहाँ बात और मंडियों की थी, हमने इंश्योर किया कि 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहली बार डेवलप हुआ था, टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार हुआ था, 15 दिन के अंदर अंदर हमने फार्मर को पैसा दिया। और पहली बार होगा शायद स्वतंत्र देश के इतिहास में कि उनकी फसल का जो मूल्य था वो पूरा फार्मर के खाते में हमने पहुंचाया। और बहुत बड़ा, मैं बोलता हूँ, बदलाव था। जब बदलाव आते हैं तो शायद कई दिक्कतों का सामना हम सबको मिलकर करना पड़ता है,
मगर वो अगर फार्मर के बेनिफिट के लिए हो तो हम सब उसके बाद सेटिस्फाइड भी रहते हैं। और मुझे लगता है जब पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की कंप्लीशन हुई तो हरियाणा प्रदेश में ना तो किसी फार्मर को या परचेजर को कोविड पॉजिटिव होना पड़ा, ना किसी फार्मर को देर रात मंडी में रुकना पड़ा, ना किसी फार्मर को ये दिक्कत आई कि उसकी फसल का दाम उसको उचित ना मिला हो, और ना फार्मर को मॉइस्चर के नाम पे, इस नाम पे प्रताड़ित किया गया। कांटा तोली कराकर उसकी फसल को हमने उतरवाया। जो परमिसिबल मॉइस्चर लिमिट से था, अगर उसमें मामूली वेरिएशन थी उसको भी सरकार ने अडॉप्ट किया, और एक एक दाने को जो पहले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर होता था, 25 दिनों के अंदर हमने प्रोक्योर कर सरकार के गोदाम के अंदर पहुंचाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ में बैठ के किसानों की जो समस्याएं हैं वो अब कम नज़र आती हैं। आपने कहा कि हमने सभी की जो फसलें थी वो खरीदी हैं, लेकिन हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। किसानों को अनेकों घंटे खड़ा होना पड़ा था और लंबे समय तक उनके खातों में पैसे नहीं गए। अजय जी, जहाँ बात आप एक मंडी की कर रहे हैं, नारनौंद की, और घुमा फिरा कर हरियाणा प्रदेश के अंदर 1800 परचेज सेंटर थे, और नारनौंद की समस्या केवल मात्र कोई सरकारी एक एजेंसी की कमी के कारण नहीं आई। ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर टाइमली ना होना एक समस्या थी, आड़तियों का नॉन शेड्यूल्ड डेज पे प्रोक्योरमेंट करना फार्मर्स की दूसरी समस्या थी, मार्केटिंग बोर्ड की व्यवस्था वहाँ पर ना होना तीसरी समस्या थी, और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ के पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर गनी बैग्स ना होना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था ना होना एक समस्या थी। उसके ऊपर एक कमेटी डायरेक्टर फूड सप्लाईज़ की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उनने रिपोर्ट भी दी, कई अधिकारियों के खिलाफ उसमें कार्रवाई भी हुई, आड़तियों ने भी मिलकर उसके अंदर उनकी तरफ से जो कमी थी उसको मानना और उसके विरुद्ध में एक्शन होकर उसको हमने निपटाने का काम किया। आज भी ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, 3 आड़तियों को छोड़कर तमाम समस्याओं को हमने उस मंडी के निपटाया है। दुष्यंत जी, अगर हम किसानों के मुद्दे की ही बात करें तो आज सरकार के नेता ये आरोप लगाते हैं कि जेजेपी भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मैं तो पूछता हूँ कौन से सरकार के नेता ने आरोप लगाए? अगर जेजेपी किसान की राजनीति नहीं कर रही तो किसकी राजनीति कर रही है? हम तो किसान के हित की राजनीति करें, और इसीलिए मैं ऑन रिकॉर्ड आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पहले तो बाजरा और जीरी ही एमएसपी पे प्रोक्योर होती थी, इस बार पहली बार होगा कि मक्के को भी हम एमएसपी पे प्रोक्योर करेंगे। ये तो आज तक नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला किसान के हित में नहीं है तो फिर आप बताओ किसके हित में है? अगर उनकी 3-3 फसलों को एमएसपी पे हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि जेजेपी किसान हितैषी है और किसान के हित के लिए काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला को पूरे प्रदेश की जनता ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया था, आज कहीं ना कहीं उनके प्रति विरोध जाग रहा है। क्या मानते हैं, क्या वजह? विपक्ष ऐसा कर रही है या कांग्रेस करवा रही है, या कहीं दुष्यंत में ही इस तरह की मैं आ गई है? अजय बाबू, एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि 10 महीनों के अंदर मैंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करने का काम किया। जहाँ मुझे कमी मिली मैंने सख्ती भी दिखाई। मेरा पहला विरोध हुआ था पैडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में। गोश्त परचेजेस को हमने प्रदेश में रोका, और एक आरोप लगा कि जीरी घोटाला हुआ। मेरे ख्याल से आपने भी कई दिन चलाया। जी बिल्कुल, हमने एक नहीं बल्कि 8-9 घोटाले चलाए। उस जीरी घोटाले में अगर जीरी की चोरी होती तो क्या हरियाणा प्रदेश के ऊपर सीएमआर की डिलीवरी इस कोविड में, जहाँ हमें 3 गुना ज़्यादा गति से करनी पड़ी होती, पेनल्टियाँ केंद्र सरकार नहीं लगाती? हमने इंश्योर किया कि हरियाणा से सीएमआर का चावल जो हम सरकार के लिए प्रचुर करते थे, जिसको लोग घोटाला बोल रहे थे, वो टाइमली हम पहुँचाए, और पूरी ईमानदारी के साथ 3 मिलर को छोड़ के तमाम मिलर्स ने अपने माल को पहुँचाया। जिन 3 मिलर ने उसके अंदर डिले किए या डिफ़ॉल्ट किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच करने का काम किया। दूसरी चीज़, रजिस्ट्री की बात करी जाती है।
कि रेवेन्यू लॉस हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग इसको घोटाला कहते हैं ना, उनको एक एक संविधान की कॉपी आप दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड जो है वो आपका संविधानिक अधिकार है, आप उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, मगर उसको बायलॉज के माध्यम से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसके अंदर ब्लॉकेज लगा सकते हो कि जो डेवलप्ड एरिया है या कंट्रोल्ड एरिया है या 7A एरिया है, उसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रोग्रेस करी जाए। मैं अक्टूबर के अंदर इस विभाग में आया, नवंबर के अंदर हमने सारे DROs से एक रिपोर्ट कॉल करी। कोविड के कारण उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा और कोविड के अनलॉक के दौरान हमारे सामने एक बड़ी मात्रा के अंदर 7A पे जहाँ लैप्सेस टाउन एंड प्लानिंग की तरफ से वो सामने आए, और प्रदेश हरियाणा इकलौता था जिसने अपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम को 21 दिन पूरी तौर पर बंद रखा। उसको डिजिटलाइज किया और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रेशन हर तरह की प्रॉपर्टी की खुल चुकी है। मगर जो पहले बाबुओं के, अफसरों के चक्कर काटने पड़ते थे NOCs के लिए, परमिशंस के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लीशन के लिए, आज आपको दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर बैठे अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते ही आपकी रजिस्ट्रेशन का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है और आप 2 मिनट के अंदर तहसील में, शायद तहसीलदार को फ़ोटो के खिंचाते समय को छोड़कर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, मगर लोग उसको भी घोटाला बोल रहे हैं। शराब की चोरी हो रही थी, तस्करी हो रही थी, हमने सख्ती करी, पकड़ी, SCT बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुई, जहाँ स्टॉक्स में कमियां पाई गई वहाँ कार्रवाई हुई, लोगों ने उसको घोटाला बना दी। अगर कल कोई इस तरह की कमी हम खुद ढूंढ के लाते हैं और उसको रोकते हैं तो क्या वो घोटाला है? अगर मैं कोई नया एजेंडा लेके आता, उस एजेंडा से करोड़ों का किसी को फ़ायदा पहुंचाता, तब तो घोटाला होता। मैं तो जो कमियां हैं उसको सुधार कर भी घोटालों में मेरे को डालने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं लोगों को शायद इस कम उम्र में इस पद पे बैठने से मेरे विरुद्ध ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। दुष्यंत जी, हम केवल जनता की बात नहीं कर रहे, बल्कि JJP पार्टी के आपके अपने ही विधायक ये आरोप लगाते हैं कि दुष्यंत जी का शराब की तरफ ज़्यादा ध्यान। मैं आपको ये विश्वास करा सकता हूँ कि मैंने सिर्फ रेवेन्यू मॉनिटरिंग करी है, ना आज तक मैं किसी गोदाउन में गया, ना किसी डिस्टिलरी में गया, और मेरा एक ही लक्ष्य था कि प्रदेश के अंदर जो रेवेन्यू लॉस एक लंबे समय से था उसको दुरुस्त किया जाए। और आज उसका नतीजा है कि पिछले 1.5 दशक के अगर हम आंकड़ों को उठाएं तो कभी भी एडिशनल कोटा प्रदेश में नहीं एक्वायर हुआ। पहली बार है कि 350 करोड़ रुपया एडिशनल कोटे के तौर में प्रदेश को हमने रेवेन्यू बेनिफिट ला कर दिया है। अगर मैंने सख्ती करी है, जिन लोगों का ट्रेड था उन लोगों को दिक्कतें आई है तो वो बता सकते हैं, मगर मेरा ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर किसी तरह का इलिसिट व्यापार अल्कोहल का ना चले। अगर हम विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें, उनका आरोप है कि 9 महीने में 9 घोटाले JJP के ही में हुए। 3 मेरे सामने आए, तीनों का मैंने जवाब दे दिया। लोग मेरे पे बड़े आरोप लगाते हैं, सिद्ध तो करके दिखाएं। लोग नहीं, बल्कि आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे। संतुष्टता असंतुष्टता की बात नहीं कर रहा। आपने मेरे को कहा कि आपके विभागों में 9 घोटाले हुए, मैं तो 3 के बाद चौथा तो गिना दो। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरे को चौथा बताओ तो सही, मैं उसका जवाब दूं। दुष्यंत चौटाला की नज़र में सिर्फ 3 ही विभागों में घोटाले आए, उसके लिए बोलता ही नहीं हूँ। बदलाव है, सख्ती है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर जो चोरियां थी वो रुकी और मजबूती के साथ हमने एक्शन लिया। अगर कोई कहता है चोरी हुई, डकैती हुई, तो आरोप तो सिद्ध करके दिखाए। कोई 1 रुपए का आरोप सिद्ध करेगा, मैं कल इस्तीफा देने को तैयार हूं। आपकी पार्टी के एक नेता का भी बयान आया था बिंदास हरियाणा के माध्यम से भी कि हम
दुष्यंत जी की कार्रवाई से संतुष्ट कम है? क्या आप अपने खुद के कार्रवाई से 100% संतुष्ट हो सकते हैं? कई कमियां पेशियां रहती है, कई कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या है, हर चीज़ तो 100% फुलफिल नहीं हो सकती। किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस संदर्भ में वो बात दिखाई गई, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अच्छा है आप लोगों ने एक क्लिप चलाई 3-3.5 मिनट की, उसके अंदर एक समस्या टोहाना के हमारे विधायक की सामने आई जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड थी। वो मेरे से मिलकर भी गए, उस समस्या का समाधान भी मैंने किया। कोई बिजली की समस्या थी जिसके अंदर कई अधिकारियों की मिलीभगत के कारण वहाँ एक नेक्सस चल रहा था, उसके ऊपर हमने 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को नियुक्त भी किया है जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार का एक उद्देश्य है कि अगर इस तरह की कोई कमियां आधिकारिक लेवल पर हो रही है, कहीं कामों को डिले किया जा रहा है, तो सख्त कार्रवाई उनके प्रति भी हो। दुष्यंत जी, एक और सबसे बड़ी बात है, अहम जो आपके ऊपर आरोप लगता है वो ये कि दुष्यंत जी खुद सारे विभागों के ऊपर कुंडली मारे बैठे हैं, दूसरों को भी अच्छा, ये दादा राम कुमार गौतम की बात हो या दूसरे विधायकों की बात हो। अजय का प्यार दादा राम कुमार गौतम से बहुत ज़्यादा है, और मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, उन्होंने बहुत बड़े नेता को हराया दुष्यंत जी। मैं तो बोलता ही नहीं। हारना जीतना जो है छोटा बड़ा नेता नहीं होता। मैं आपको ऐतिहासिक तौर पे बताऊं तो शायद ऐसे ऐसे नेता भी देश में हारे हैं जिनको लोग कहते थे चुनाव कभी हार नहीं सकते। राहुल गांधी भी हारा होगा, हारा है, और लाखों से हारा है। कोई सोच सकता था? समय की बात है, समय बड़ा बलवान होता है। मुझे याद है 2 साल पहले जब जेजेपी बनाई थी तो हमें छोरा छोरा कहा जाता था जब तो 30 साल का था। अब 32 का हुआ हूँ तब भी उस छोरे से बहुतों को परेशानी है। मुझे याद है इन 3 अध्यादेशों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, किसान विरोधी हैं। शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर होगी कि आज से 7-8 साल पहले उनकी अध्यक्षता में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कमेटी बनी थी और उन्हीं के द्वारा मनमोहन सिंह जी को ये रिपोर्ट दी गई है जिनके ऊपर 3 अध्यादेश बने हैं। आज उनको शायद मेरी उम्र से दर्द है। मुझे याद है विधानसभा के अंदर जब उनने बारी बारी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने जब एक बिल इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर सवाल थे और हमने ही पूछा था कि रजिस्ट्रियां आपके टाइम पे भी हुई, फिर जवाब नहीं था। दुष्यंत जी, बहुत बार देखने को मिलता, चाहे वो टीवी की बात हो या वैसे लोगों में प्रचार की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, सरकार बीजेपी की है, आपका गठबंधन में साथ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है, उसके बावजूद भी हरियाणा आपको ज़्यादा उम्मीद से देखता है। आप क्या मानते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं? मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि लोगों की उम्मीद और आशा जो है वो कहीं ना कहीं मेरे से भी उतनी है जितनी सरकार के और किसी से, बल्कि शायद जैसे आप बोल रहे हो थोड़ी अधिक ही है। उम्मीदें ज़्यादा लगा और मेरा प्रयास है कि जितने ज़्यादा हो पाए उसके ऊपर हम उचित कदम भी उठाएं और उन चीज़ों को दुरुस्त भी करें। आने वाले समय में हरियाणा की जनता के लिए क्या विज़न रखते हैं दुष्यंत चौटाला? हमारा तो बड़ा क्लियर विजन है कि कमेरे और किसान को और मजबूत करो, उसको प्रगति के पथ पर लेके चलो, और जो समस्या आज के दिन बिल्टअप हुई हुई है ऐतिहासिक तौर पे उसको रेक्टिफाई करो। पूरा हरियाणा जाम रहा, लोगों को कैसे समझाएंगे दुष्यंत चौटाला? मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ी मांग फार्मर की एमएसपी पे है। प्रधानमंत्री ने भी परसों इस पे अपना बयान जारी किया है और ये विश्वास जरूर रखें, हरियाणा प्रदेश के फार्मर के खरीफ और रबी की जो हमारी बड़ी फसलें हैं जिसके अंदर पैडी है और दूसरी गेहूं है, इसको एमएसपी के ऊपर जब तक मैं बैठा हूं मैं इंश्योर करता हूं कि हम प्रोक्योर करने का काम करेंगे, और साथ में बाजरा हो मक्का हो इसको भी हम प्रोक्योर करेंगे। दुष्यंत जी, अंतिम प्रश्न, क्या आने वाले समय में जेजेपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? जेजेपी में हो बीजेपी में हो ये तो सरकार का निर्णय है और मुझे लगता है ये हमारे गठबंधन पे छोड़े तो बेहतर रहेगा।
अगर हम बड़ौदा की बात करें, क्योंकि लगे हाथ तो बात कर ही लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन ज़रूर था लेकिन बड़ौदा का भी अहम बनता है, तो बड़ौदा में जेजेपी का उम्मीदवार हो सकता है या गठबंधन का रहेगा या बीजेपी का? मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी पार्टी का सिंबल होगा और गठबंधन का उम्मीदवार होगा और मजबूती के साथ दोनों पार्टियां मिलकर इस चुनाव को जीतेगी। ये थे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और जिस प्रकार से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, उनकी जो मुख्य मांग है वो हर हाल में हरियाणा में हर हालात में पूरी करवाई जाएगी। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है, जो विपक्षी पार्टियां दुष्यंत चौटाला की प्रसिद्धि को लेकर अपने आप या लोगों को साथ लेके विरोध कर रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दुष्यंत चौटाला के द्वारा कही गई इन बातों का हरियाणा की जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।